सबसे पहले तो एमसीआरएस को बहुत बहुत शुभकामनाएं नया काम शुरू करने के लिए, और दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनका साथ दे सके। पहले मैं आपको बताऊं, हम दो सेगमेंट में डील करते हैं। एक हमारा है कंज्यूमर संबंधित फाइनेंशियल सर्विसेज। वहां पे हम 2 लाख से और 30 लाख तक की फंडिंग हम लोग किसी भी एंगल से डीएसए सेगमेंट में डील नहीं करते हैं। आवर फर्स्ट कॉम्पिटिटर इज डीएमआई हाउसिंग। तो डीएमआई अगर आपको 11% पे बेच रहा होगा तो मैं आपको 16% पे बेच रहा हूँ। इतना डिफरेंस मिलेगा, 1-8% का डिफरेंस नहीं होगा। एनीवे, नेक्स्ट हमारा बिजनेस है कंसल्टिंग पार्ट, और हम लोग वहां पे स्ट्रेट में बोलते हैं कि वी आर नॉट ए डीएसए और लोन एजेंट। जब मैं ये कहता हूं कि वी आर नॉट डीएसए और लोन एजेंट, तो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं कि भी लोन एजेंट या डीएसए खराब होते हैं। वी आर डिफरेंट, मैं ये कहना चाहता हूं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आज का दिन जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो बेसिकली किस पर्पज से किया जाता है, कौन बताएगा? आज का दिन बेसिकली रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने के लिए स्टार्ट होता है। अब वो रिलेशनशिप समवेयर एक लवर की हो सकती है, लाइफ पार्टनर की हो सकती है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई भी। लाइक हम लोग एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे यहाँ पे एसोसिएट होने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो हो सकता है। अब लेकिन किसी भी रिलेशनशिप का बेसिक फंडामेंटल सिस्टम क्या रहता है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, दैट एवरी रिलेशनशिप इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। गिव फर्स्ट एंड टेक लेटर। पहले देने की बात आती है, उसके बाद हम लेने की बात करते हैं। क्या लिया दिया जा सकता है बिजनेस में? बिजनेस लिया जा सकता है और बिजनेस ही दिया जा सकता है। अब प्रॉब्लम कहां आती है जब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं, चाहे हम अतुल जी ने समझाया या मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। प्रॉब्लम ये आती है कि हम क्या बेचते हैं? हम कुछ नहीं बेचते। हम वो कुछ ऐसा कुछ नहीं बेचते जो दिखता है, जो दिखाई देता है हम बेचते ही नहीं है। कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, कोई सामान नहीं बेचते हैं, हम ऐसी चीज बेच रहे हैं जो दिखाई नहीं देती। एंड जब आप रिटेल सेगमेंट के बिजनेस में डील करते हैं, रिटेल सेगमेंट मतलब आपका हाउसिंग लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, या आपका बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, वो रिटेल सेगमेंट में कंज्यूमर फाइनेंस के प्रोडक्ट्स हैं। वहां जब आप बेचते हो तो आपके पास रेडीमेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हर बैंक के पास। आपको सिर्फ कस्टमर की एलिजिबिलिटी को समझना है और किस बैंक में कहां फिटमेंट बनती है, वहां एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है और आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी होती। लेकिन जब हम बात करते हैं कंसल्टिंग की, एक कंसल्टेंट के तौर पे जब हम अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम एक लोन एजेंट या डीएसए नहीं है, वी आर ए कंसल्टेंट। तो एक कंसल्टेंट के पास बेचने के लिए या दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, देन उसकी सर्विसेज को कैसे वैल्यूएट किया जाएगा? सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग जब आज की डेट में रिटेल चैनल से मिलते हैं, डीएसएस के साथ मिलते हैं, फ्रीलांसर्स के साथ मिलते हैं कि भाई हम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं, और हम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पीएसयूज के साथ करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। तो वो कहते हैं कि पे आउट क्या मिलेगा? सबसे पहला सवाल होता है कि पे आउट क्या मिलेगा। अब हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पे आउट हम देते नहीं, हम लेते हैं। देना बैंक मर्ज हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसलिए सिर्फ लेना बैंक बचा हुआ है, विच इज दिल्ली वेल्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो हम पे आउट लेते हैं, बेसिकली देते नहीं। बेसिकली हम लोग मैंडेट बेस्ड काम करते हैं। अब वो मैंडेट किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, सबसे मेजर इशू रहता है कि आप लेते हैं तो कितना लेते हैं भाई। जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि हम कोई सामान नहीं बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम सर्विसेज बेच रहे हैं। तो सर्विसेज की इवैल्यूएशन, सर्विसेज की कीमत, किस सर्विस की कीमत कितनी होगी, वो कैसे डिसाइड होगा? किसी सर्विस की, दूसरा का क्वेश्चन है कि किसी सर्विस की जो वैल्यू है इन मॉनेटरी टर्म्स कैसे डिसाइड करेंगे हम? कैसे डिसाइड करेंगे? अब मैंने बोला किसी केस के लिए मेरे पास, लेट्स सपोज भाई साहब लेके आए कोई काम, मैंने बोला जी मैं इस काम के लिए 3% चार्ज करूंगा, और सामने से जवाब आया कि नहीं 3% तो बहुत ज्यादा है। हाउ यू डिसाइड कि 3% जायज है, नाजायज है, कम है, ज्यादा है, कैसे? डिपेंड करता है कि उसके अंदर हमारे कितने एफर्ट्स लगते हैं, हम उनके लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको कस्टमर को समझाने जाएंगे तो कस्टमर को ये चीज समझ में ही नहीं आती है कि व्हाट वैल्यू एग्जैक्टली यू आर एडिंग टू देम। जो कस्टमर की नीड है, अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही है और कस्टमर डिलाइट हो रहा है, तो वो 3% या 4% देगा। सर मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। यहाँ मैटर ये नहीं है कि आपको परसेंटेज चार्ज कैसे करनी है, मैटर ये है कि आपकी जो सर्विसेज हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, एक रीजनेबल वैल्यू क्या होगी, सो दैट जब भी आप पार्टी के सामने बैठते हैं और बात करते हैं कि हम लोग काम करेंगे मैंडेट के तौर पे, मैंडेट लेकर अगर हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो वैल्यू कैसे क्रिएट की जाएगी? क्या हम अपनी वैल्यू जस्टिफाई कर पाते हैं कस्टमर के सामने? सर आई थिंक सो, अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में उनको बोल रहे हैं कि हम 3% चार्ज कर रहे हैं, तो उनको भी हमें मॉनेटरी टर्म्स में बताना पड़ेगा इस 3% के एवज में उनको कितना मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। जी मैं यहाँ काउंटर करूंगा सर को। होता क्या है,
लेट्स सपोज भाई साहब ने एक एप्लीकेशन लगाई हाउसिंग लोन की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, और वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग चार्जेस 7.20 का ऑफर किया और प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफर किया 0.10%, और उधर से भाई साहब ने सेम क्लाइंट को अप्रोच कर लिया और उन्होंने ऑफर कर दिया सारस्वत बैंक से 7.10% और विद जीरो फीस। अब आपने कंपैरिजन मतलब बेसिकली सबसे कम वैल्यू दे दी और उसको बता दिया कि हम आपको सबसे कम दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हो सकता है एक भाई साहब वो पीछे खड़े हुए हैं, उन्होंने ऑफर किया कि जी आप हमसे लोन ले लीजिए, सारस्वत बैंक से ही लोन दिला रहे हैं जो सबसे कम रेट दे रहा है आज की डेट में मार्केट में 7.10, और हम फीस भी नहीं लेंगे आपसे, उल्टा आपको 10,000 बोनस भी दे देंगे, जो आज का ट्रेंड है। तो किसके पास जाएगा क्लाइंट? सर मेरे हिसाब से तो आई थिंक सो जहां बोनस मिल रहा है वहां तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जाना नहीं चाहिए, आइडियल सिचुएशन ठीक है, बट यहाँ तो जहर भी अगर फ्री में मिल रहा हो तो भी लाइन लग जाती है, और या तो पैसे मिल रहे हैं तो फिर आप समझिए। दूध वाले को दूध देने आना पड़ता है एंड दारू की दुकानों पे लोग लाइन लगा के खरीदते हैं। दूध से एक बात आई, हमने बहुत सारा टाइम से पढ़ा है कि गाय दूध देती है, बिंद्रा साहब की कोट है गाय दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। इसी बात पे आपको यही समझाने के लिए कि भाई कंसल्टिंग में आपको अपनी वैल्यू कैसे जस्टिफाई करनी है, वो जस्टिफिकेशन सिर्फ एक चीज से आ सकती है, दैट आप कस्टमर को ये कन्वे कर पाए कि आप उसके लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसको जो सर्विस दे रहे हैं वहां आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां हम सबके साथ एक और आती है कि ज्यादातर हमारी टीम, जो भी लोग हैं, हम टीम में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, बाहर लोगों से मिलते हैं, जैसे अगर हम सिस्टम में देखा जाए तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, बैंकर बनेगा, XYZ। हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं किस काम के लिए? नौकरी के लिए। सिमिलर थिंग, जैसे ही लोन की बात आती है तो हम क्या कर रहे होते हैं? हाउसिंग लोन को कंपेयर कर रहे होते हैं विद द बिजनेस फाइनेंस, जबकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। एक हाउसिंग लोन आपने कंज्यूम करना है, खा के डकार जाना है, उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होनी, अपार्ट फ्रॉम दी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू एप्रिशिएट होगी उसके अलावा कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस फाइनेंसिंग, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। अभी मैंने एक बताया कि 7.10 10,000 रुपए वापस देने के लिए भी रेडी हो गया तो कस्टमर वहां भाग जाता है, वो रिलेशनशिप काउंट नहीं करता, बिकॉज वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, वहां रिलेशनशिप मैटर ही नहीं करती उसके लिए। ठीक है, आपके पास 10-20 कस्टमर में से 5-7 कस्टमर होंगे ऐसे जो आपके रिलेशनशिप को ऑनर करेंगे, बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ देम? सेकेंडरी हाउसिंग लोन के कंपैरिजन में वही कस्टमर जो 10,000 रुपए वापस लेके खुश है उस क्लाइंट से या उस लोन एजेंट से या DSA से या कंसल्टेंट से सर्विसेज देके खुश है, वही कस्टमर नेक्स्ट लोन अपने बिजनेस के लिए 18% पर ले रहा होता है। वही कस्टमर 18% पर बिजनेस लोन ले रहा होता है, जो कि 7.1 और 7.15 के बीच में जद्दोजहद करके 10,000 रुपए का कमीशन बैक लेकर परसेंटेज, जो मैं कंसल्टेंसी फीस की बात कर रहा था, सर्विसेज की बात कर रहा था, सर्विस की वैल्यू की बात कर रहा था, वो मैटर नहीं करती। एग्जैक्टली आप क्या वैल्यू ऐड करते हैं और वो पैसे से कितना पैसा बना पाएगा, नीड ऑफ एन आवर, उस समय की उसकी जरूरत क्या है, उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज धंधे में पैसा लगेगा तो पैसा बनेगा। अच्छा, एक छोटा सा इससे आगे और थोड़ा सा बढ़ूं तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड प्रोफेशनल फीस? कोई बता पाए अपनी तरफ से? कोई भी? जब हम बात करते हैं कंसल्टेंट के तौर पर फंडिंग की, तो हम प्रोफेशनल चार्जेस लेते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल फीस लेते हैं। हम जब बिल रेज करते हैं कस्टमर को तो प्रोफेशनल फीस का बिल होता है, और जब आप लोग लोन करवाते हैं मार्केट में बैंक से तो आपको पे आउट मिलता है, वो नाम पे आउट है वो कमीशन। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सिर्फ इतना कि हम कस्टमर से चार्ज करते हैं और आपको बैंक देता है। व्हाट इज द डिफरेंस? कोई भी एक महानुभाव सर आप कुछ गाइड कर पाए, जो भी आपके क्या है कि देखिए, कमीशन एक आपने कोई चीज की और उसका वैल्यू के बेस पे परसेंटेज डिसाइड हो गया तो वो फिर अंदर वो कमीशन के तौर पर भी चार्ज होता है। लेकिन जो फीस है वो आप एक कुछ सर्विसेज दे रहे हैं उसको, वो वहीं पे ही वो चीज ऐड हो जाती है, ठीक है हम ये सर्विसेज दी और ये हमने फीस चार्ज की, कमीशन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। सर सबसे पहला तो मैं ना थोड़ा टेक्निकल पार्ट पे जाऊंगा। कमीशन, चाहे आप इंश्योरेंस बेचते हैं चाहे आप लोन बेचते हैं, अगर आपको प्रिंसिपल कंपनी जो लोन दे रही है या इंश्योरेंस दे रही है, वो कंपनी अगर आपको कोई भी पे आउट देती है, कोई भी पैसा आपको देती है, दैट इज कॉल्ड कमीशन। और उसका भारत सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नियम भी बना रखा है। वो नियम यह है कि कमीशन पर आपको 2% TDS कटता है, एंड द मोमेंट आप प्रोफेशनल फीस चार्ज करेंगे तो आपको 10% ऑफ TDS की लायबिलिटी आ जाती है। यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपए कमीशन मिलना है लोन का, तो आपको 98,000 रुपए आपके अकाउंट में मिलेंगे, 2,000 रुपए TDS कट के।
और अगर आप कंसल्टिंग पार्ट पे प्रोफेशनल चार्जेस का बिल रेज करते हैं तो आपका 10,000 रुपए कमीशन टीडीएस कटेगा और 90,000 रुपए आपके अकाउंट में। एक तो ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, कमीशन में आपको वैल्यू ऐड नहीं करते। कमीशन इज जस्ट मेकिंग। जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आप बायर सेलर से मिलवाते हैं, आपकी वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है। सिर्फ वैल्यू एडिशन इतनी है कि आप एक बीच में कनेक्टिंग पार्टी हैं, आप छोटी मोटी चीजें वेरीफाई कर लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेलर कि सेलर जो है जेन्युइन है, प्रॉपर्टी जेन्युइन है, सिर्फ इतना समझ लेते हैं। और दूसरे लेवल पे आप बायर से समझ लेते हैं कि बायर जेन्युइन है, टाइम उसके पास पैसे हैं, उसकी नीड को समझ के उसको प्रॉपर्टी ऑफर कर देते हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा आप वैल्यू एडिशन नहीं करते। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंसल्टिंग पार्ट, जब आप कंसल्टेंट के तौर पे आते हैं तो कंसल्टेंट का रोल ये रहता है कि आपको एंड टू एंड सर्विसेज दी जाती है। आप शुरू कैसे करेंगे, चलाएंगे कैसे, हर चीज आपको उस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से दी जाती है। बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल, जब आप प्रोक्योरमेंट से लेके माल बेचकर पेमेंट आने तक की साइकिल को बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। और बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल हर किसी बिजनेस की, हर किसी दुकानदार की अलग अलग ही होती है। तो जब अलग अलग साइकिल होगी तो अलग अलग तरीके से ही उसको लोन मिलेगा। जब हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस की, जब आप बात करेंगे कमर्शियल फाइनेंस की, अब जब आप कस्टमाइज करके दोगे किसी को, किसी भी बिजनेस को फंडिंग अगर उसकी बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल से मैच करके दोगे तो ये क्या होगी, वैल्यू एडिशन होगी। ऐसे ही हम लोग एक मेजर जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप। आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, स्टार्टअप 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 स्टार्टअप, हर जगह हर तीसरा आदमी स्टार्टअप, बहुत सारे बैंकर नौकरी छोड़ के स्टार्टअप। तो हम लोग जो है स्टार्टअप फंडिंग में डील करते हैं, जहां किसी भी कंपनी को जब फाइनेंसिंग करवानी है तो उस कंपनी के पास ना तो इनकम टैक्स है, ना जीएसटी है, ना बैंक स्टेटमेंट है, ना कोई उनका लोन ट्रैक है और ना ही प्रॉपर्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट, ना ही प्रॉपर्टी है। हम 20 करोड़ तक की फंडिंग बिना किसी प्रॉपर्टी के करवा सकते हैं। नो गारंटी रिक्वायर्ड, नो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड, नो को एप्लीकेंट रिक्वायर्ड, नो को एप्लीकेंट रिक्वायर्ड। आप एक छोटा सा 10 लाख का बिजनेस लोन लेने जाएंगे अनसिक्योर्ड में, तो भी वाइफ को एप्लीकेंट, जो लाइफ पार्टनर है या एक फीमेल मेंबर घर में से, उसको को एप्लीकेंट मैंडेटरी होता है। वी डोंट नीड एनी को एप्लीकेंट, वी डोंट नीड एनी गारंटर, वी डोंट नीड एनी प्रॉपर्टी। सिमिलरली 5 करोड़ तक की फंडिंग 5 दिन में, विद इन 5 डेज, एट द रेट ऑफ 9%, 9% का रेट मैं ज्यादा बता रहा हूं, 9% के रेट पे 5 करोड़ तक की फंडिंग 5 दिन में, विदाउट को एप्लीकेंट, विदाउट गारंटी, विदाउट प्रॉपर्टी। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में हम लोग कर सकते हैं स्टार्टअप 20 करोड़ तक, ये आज की डेट में है, और वो भी 9 से 10% के रेट पे। दैट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारा काम हम लोग करते हैं। हमारी कंपनी है कंसल्टिंग, जैसे मैंने पहले बताया, जहां हम हाउसिंग लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कोलेंडर के तौर पे देते हैं, वो कंपनी है डी वेल्थ स्मॉल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। अनदर कंपनी जिसके अंदर हम कंसल्टिंग पार्ट करते हैं, जहां हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, दैट इज डी वेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां दिल्ली वेल्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर ऑपरेट करती हैं। और दिल्ली वेल्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज में टोटल 6 कंपनियां हैं, जिनका डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस था, अब नहीं है। अभी सिर्फ हम 2 ही पार्ट पे डील करते हैं। था में इंश्योरेंस भी हमारे पास था, रियल एस्टेट भी था, सब कुछ था। बट फिलहाल वी आर फोकसिंग ओनली 2 पार्ट्स, दैट इज कंसल्टिंग पार्ट, और कंसल्टिंग में भी ओनली बिजनेसेस, ओनली फॉर द इंडस्ट्रीज, नो इंडिविजुअल फंडिंग। आप मेरे पास अगर 10 करोड़ का कोई प्रपोजल लेके आते हैं कि इनको 10 करोड़ का हाउसिंग लोन चाहिए और इनको बेटर रेट दिला दो, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नो है। लोग लैब दिला दो ना। अगर आप मेरे पास 2 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग ला रहे हैं, यस वेलकम, बिकॉज आई बिलीव कि भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में मैं डील नहीं करूंगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उससे इंडिविजुअल की नेटवर्क तो इंक्रीज हो सकती है, पर देश दुनिया को कोई बेनिफिट नहीं होना। और जहां थोड़ा रिस्की बिजनेस है, जहां लगता है कि पार्टी उतनी रिस्क, मतलब आदमी जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, उसमें रिस्क लगता है, तो हम छोटी मोटी कोलेटरल लेके भी काम चला देते हैं। जनरली आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, 60, 70, 80% तक की फंडिंग मिलती है मार्केट में, 85% मिल जाती है। मैं कह रहा हूँ एक आध बैंकिंग इंस्टीट्यूशन शायद ऐसा भी आ गया जो 100% फंडिंग दे रहा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। लेकिन हम बात कर रहे हैं, अगर आपको 10 करोड़ का लोन चाहिए तो आप मुझे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दो, मैं 10 करोड़ का फंडिंग करवा दूं। और वो भी उस कंपनी में जिस कंपनी का अभी तक कोई बेस ही नहीं है, ना आईटीआर है, ना जीएसटी है, ना बैंक स्टेटमेंट है, ना कुछ है। तो हम लोग जो है ना बहुत अलग तरीके से चल रहे हैं। जितने लोग आपको मार्केट में मिलेंगे लोन करवाने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ हाउसिंग लोन तक सीमित है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तक सीमित है, बिजनेस लोन तक सीमित है, या फिर छोटे मोटे कार लोन और पर्सनल लोन वगैरह टाइप। यू विल नॉट फाइंड एनीवन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने इतनी देर धैर्य रखा, मेरी बातें सुनी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अगर एक एप्लीकेशन भेजेंगे बैंक में, तो हमारी एक एप्लीकेशन होगी, 2 भेजेंगे 2 होंगी, 10 भेजेंगे 10 होंगी, 100 भेजेंगे 100 होंगी, 1000 भेजेंगे 1000 होंगी, लाख भेजेंगे तो 1 लाख होंगी। जीरो रिजेक्शन, दिस इज कॉन्फिडेंस, दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग
That is why we are Delhi Wealth Group of Companies. We are creating wealth for our partners, our business associates, and with our clients and for our country. जहां हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं. तो थैंक यू वेरी मच इतनी देर मुझे टाइम देने के लिए. थैंक यू.